ज्यूरिडिक्शन किसी भी कोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम लोगों ने पिछले प्रीवियस जो अपने लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस किया था कि ज्यूरिडिक्शन का मीनिंग क्या है। मैंने आपको बताया था कि ज्यूरिडिक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका एक का मीनिंग होता है पावर्स एंड अथॉरिटी। जो पावर अथॉरिटी किसी कोर्ट को दी जाए इस चीज़ के लिए कि वो किसी मैटर को इंटरटेन कर सके, किसी सूट को ट्राई कर सके, दैट इज़ known as the jurisdiction of that court. Hi everyone, myself Zahid Sir from Doing the Classes। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। आइए आज हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा जुरिडिक्शन का बचा हुआ है उसका आज उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 12 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बार और फर्दर सूट की बात की गई। बार और फर्दर सूट का मतलब ये होता है कि सूट और सिविल लेक्चर जितने भी थे जो किसी भी सिविल कोर्ट के ज़रिए से सुने जा सकते हैं। अब उनमें कुछ न कुछ लिमिटेशन है। हमने आपको रेस जुडिकाटा पढ़ाते वक्त बताया था कि हर एक सूट का एक एंड होना चाहिए। इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, देयर शुड बी एन एंड एंड एवरी लिटिगेशन। और अगर वो लिटिगेशन ख़त्म नहीं होता है तो फिर पब्लिक का जो राइट है, जो ह्यूमन राइट्स है, उनका सबका वायलेशन होता है। तो बार और फर्दर सूट कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर पहले से ही सूट को लाने के लिए मना कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड है कि आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते। ऐसे केसेस में सेक्शन 12 लागू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप सेक्शन 11 में लीजिए। सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट द रेस जुडिकाटा। व्हाट डू मीन बाय द रेस जुडिकाटा? देयर इज टू वर्ड्स, थिंग्स एंड मैटर्स, एंड जुडिकाटा मीन्स डिसाइडेड। A decided matter at a things which is decided by any competent court। अगर वो चीज़ डिसाइड कर दी गई है तो फिर उसको हम फ्रेश सूट के ज़रिए से रीओपन नहीं कर सकते, दोबारा उसको नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मना कर दी गई है सेक्शन 11 के अंदर। यही चीज़ सेक्शन 12 में कही गई है कि आप जिन चीज़ों में एक्सप्रेसली मना कर दिया गया है, आपको बार कर दिया गया है, वहाँ पर आप फर्दर सूट यानी फ्रेश सूट नहीं ला सकते। Similarly, under section 21 of the CPC, under section 21 of the CPC, that is the objection as to the jurisdiction को लेकर अगर आपको जो ऑब्जेक्शन होता है कि such court does not have power and authority, such court does not have jurisdiction to try such a suit। अब क्या होगा मामला? तो क्या आप इसके लिए कोई एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या वो सही होगा, या फिर ये होगा कि आप उस चीज़ के लिए फ्रेश सूट लाओ? तो सेक्शन 12 कहता है कि नहीं, वहाँ पर आप सेक्शन 21 के अंदर ये चीज़ कहेगी कि वहाँ पर आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते, बल्कि वहीं पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो और उसके लिए एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हो, लेकिन आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते। सिमिलरली 21A में ये चीज़ कही गई है कि आप अगर सूट नहीं ला सकते, फ्रेश सूट नहीं ला सकते, ताकि आपकी जो डिग्री जो पास कर दी गई है उस डिग्री को आप सेटिस्फाइड करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिडिक्शन को। ठीक, सिमिलरली आप 47 के अंदर आ जाएंगे। 47 के अंदर कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अगर कोई इशू अराइज हो जाता है जुरिडिक्शन को लेकर, एरर एंड ओमिशंस को लेकर, या किसी तरह की कोई डिफ़ॉल्ट को लेकर आ जाता है, तो एग्जीक्यूटिंग जो कोर्ट है वही उस क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए मैं फ्रेश सूट लाऊं सिविल कोर्ट में, दोबारा से हम लिटिगेशन लाएँ, दोबारा से हम सूट लाएँ, और फिर वो एक मायने में ऐसा हो जाएगा जिससे आप कोर्ट का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए कोर्ट आपको अलाउ नहीं करता है। इसी तरह से सेक्शन 95 ऑफ द CPC आता है, जहाँ पर कंपनसेशन की बात की जाती है कि अगर मान लीजिए आपने किसी पर्सन को इलीगली या जो है आपने रॉन्गफुली किसी को अरेस्ट या डिटेंशन कर लिया है, या कहीं पर आपने इंजंक्शन लागू कर दिया, इसके कंपनसेशन की बात की गई है कि अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है जो रॉन्गफुली हो गया है, गलत तरीके से हो गया है, ग्राउंडलेसली हो गया है,
तो उस पर्सन को आप कंपनसेशन देंगे, लेकिन वो पर्सन जो है वहाँ पर उस कंपनसेशन के लिए, उस डैमेजेस के लिए जो उसका नुकसान हुआ है उसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन एक फ्रेश सूट नहीं ला सकता। इसके अलावा और फर्दर सेक्शंस हैं जो कि CPC के अंदर आते हैं। तो सेक्शन 12 कहता है कि अगर ऐसा सेक्शंस है जहाँ पर एक्सप्रेसली मना किया गया है कि आप फर्दर सूट नहीं ला सकते, तो वहाँ पर आप फर्दर सूट नहीं ला सकते। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट का जो सेक्शन 13 जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में, फॉरेन जजमेंट के बारे में कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं। लेकिन उस चीज़ को समझने से पहले आपको समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2(5) के अंदर दी गई CPC के अंदर, जिसमें कहा गया है कि ऐसी कोर्ट जो कि इस्टेब्लिश या कंटिन्यू की गई है, नहीं की गई बाय द गवर्नमेंट या अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट के जरिए से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे पास है, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इस्टेब्लिश भी नहीं किया, ना उसको कंटिन्यू किया, ना उसको रेगुलेट कर दिया, तो वो फॉरेन कोर्ट का है। अगर वो फॉरेन कोर्ट कोई जजमेंट देती है, वो फॉरेन कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो वो फॉरेन जजमेंट कहलाएगा, फॉरेन कोर्ट जजमेंट कहलाएगा। दैट इज गिवन दिस डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 26 ऑफ द CPC। ये दो चीज़ समझने के बाद अब इस जो जजमेंट है इसको अगर हमें जांचना है, परखना है और ये डिसाइड करना है कि वेदर दिस जजमेंट इज़ ए कंक्लूसिव और इज़ ए गुड जजमेंट और ए कंक्लूसिव प्रूफ, और ये सही जजमेंट है, अगर इसकी मेरिट्स को डिसाइड करना है तो उसको हमें एक टेस्ट जो दिया गया है अंडर सेक्शन 13 ऑफ द CPC, उस टेस्ट के आधार पर हमें उसको चेक करना है कि ये जजमेंट जो दिया जा रहा है ये सही है या गलत है। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। टेस्ट में सबसे पहले क्या चीज़ है? सबसे पहले कहा गया है कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट का होना ज़रूरी है। द जजमेंट गिवन और पास और डिसाइडेड बाय एनी फॉरेन कोर्ट, there should be that such court is competent to try that case। वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है, सक्षम होना ज़रूरी है, उसके पास उस चीज़ का पावर होना ज़रूरी है, उसके पास वो जुरिडिक्शन होना ज़रूरी है, तभी जाकर वो कोर्ट एक कॉम्पिटेंट कोर्ट कहलाएगी। ठीक, उसके बाद दूसरा है मेरिट्स ऑफ द केस। मेरिट्स ऑफ द केसेस जो है, जो मेरिट्स की बुनियाद पर जो केस डिसाइड किया जाता है, वो केस को मेरिट्स की बुनियाद पर डिसाइड किया गया हो, उसके अंदर किसी तरह की कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, या मेरिट्स को जो है इग्नोर करके कोई जजमेंट्स नहीं दिया जाए। एंड थर्ड इज द नॉट इनकरेक्ट इन द व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है, जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ता है, उस कंट्री में जो लॉ है उस इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वो लॉ नहीं होना चाहिए। वो जजमेंट या डिक्री, वो ऑर्डर जो है उस इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर वो इस इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जा रहा है देन तब भी वो जजमेंट एक कंक्लूसिव प्रूफ, एक वैलिड जजमेंट नहीं है। एंड फोर्थ इज नॉट अप्रूव्ड टू ए नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉर ए रीजनेबल। इस ग्राउंड्स पर अगर वो नहीं करता है तब भी जाकर वो एक वैलिड जजमेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर उस जजमेंट को इस तरह से हासिल किया गया है, द जजमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, फ्रॉड के ज़रिए से अगर उसको किया गया है तो वो जजमेंट भी क्या होगा, एक वैलिड जजमेंट नहीं कहलाएगा। इसी तरह से अगेंस्ट द लॉ ऑफ इंडिया, आप इंडिया के शहरी हैं, अगर वो जजमेंट इंडियन कानून के अगेंस्ट है तो देन वो डिग्री भी या वो ऑर्डर भी क्या होगा, एक वैलिड ऑर्डर या एक कंक्लूसिव ऑर्डर नहीं होगा। ठीक, तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर कोई भी लॉ डिसाइड किया जाएगा कि कोई भी डिग्री जो फॉरेन कोर्ट के जरिए से पास की गई वो डिसाइड की जाएगी कि ये जो जजमेंट है इस कोर्ट के ज़रिए से पास किया गया है कि वो सही है या गलत है। इन ग्राउंड्स पर वो उसको तय किया गया। ठीक, उसके बाद अब आते हैं हम लोग अगले पोर्शन पर, जो है उस फॉरेन कोर्ट की जो डिग्री पास की गई है उसको एग्जीक्यूशन कैसे करें। इसका एग्जीक्यूशन के दो तरीके CPC के अंदर बताएंगे। एक है सेक्शन 44A, जहाँ पर बात की गई है
कि एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। अब रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 44A के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में दी गई। क्या होगा, कोई एक कंट्री हो सकती है या कोई टेरिटरी हो सकती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है एज ए रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। अगर वो टेरिटरी या वो कंट्री रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के हिसाब से डिक्लेयर कर दी जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी को, और उस जगह पर जो कोर्ट होगी सेक्शन 48 में, यानी जो टेरिटरी आपने डिसाइड की, जो कंट्री वहाँ पर जो सुपीरियर कोर्ट होगी, उस कोर्ट के ज़रिए से जो फैसला किया जाएगा दैट इज द सुपीरियर कोर्ट। और यही सुपीरियर कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 44 में आता है कि अगर मान लीजिए कि कोई सुपीरियर कोर्ट ने उस रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के पास किया है, तो उसको हम अपने यानी इंडिया के अंदर उसको जब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो उसका प्रोसीजर बताएगा 44A के अंदर। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब भी आप फॉरेन कोर्ट के बारे में पढ़ें तो सबसे इम्पोर्टेंट आप चीज़ जानें कि उसके एग्जीक्यूशन की जब बात करेंगे आप, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही उसके एप्लीकेशन या सूट के लिए आप फाइल करें। एक चीज़ आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये है कि आपने रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी जान लिया, सुपीरियर कोर्ट क्या हो, उसके प्रोसीजर की बात करते हैं। तो अगर डिग्री पास की गई है ऐसी जगह से जो कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी कहलाती है, तो वो डिग्री की एक सर्टिफाइड कॉपी, उस जजमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी क्या होगी, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ पर आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वहाँ पर आप फाइल करोगे उस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी। दूसरा ये है कि डिग्री कंसिडर्ड ऐसे की जाएगी जैसे कि आपने इसी कोर्ट ने वो पास की, यानी जहाँ पर आप जजमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हिसाब से ऐसा माना जाएगा, ऐसे उसको कंसिडर किया जाएगा जैसे ये जजमेंट किसी ने पास किया है, ना कि उस सुपीरियर कोर्ट को। तभी जाकर उसके पास वो सारे पावर्स आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए CPC के अंदर लिया जाता है जब हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की बात करते हैं। जब हम ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री की बात करते हैं तो 42 के अंदर भी जो विद इन स्टेट्स के अंदर आता है 39, 40 एंड 42 जो पावर्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कोर्ट की बात करता है, तो वहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ द ट्रांसफर कोर्ट। तो जब उसमें यही कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि जो सुपीरियर कोर्ट है उसके पास वो सारे पावर्स होते हैं जो एक डिग्री पास करने वाले कोर्ट के पास होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको इसी तरह से कंसिडर किया जाता है जैसे उसने खुद ने पास की, ठीक। तीसरा जो है कि वो जो सर्टिफाइड जो कॉपी होगी उसको ऐसा कंसिडर किया जाएगा जैसे कि वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक। एंड सेक्शन 47 भी इसमें लागू होगा। और अगर मान लीजिए कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वहाँ पर सेक्शन 47 पे लागू होगा। और सेक्शन 47 के जो पावर किसी भी कोर्ट के दिए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव कोर्ट के दिए जाते हैं, तो वो यहाँ पर भी इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मिलेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए कि डिग्री ऐसी जगह से आ रही है कि जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी नहीं है, तब क्या होगा प्रोसीजर। देन दूसरा प्रोसीजर आता है कि आपको एक फ्रेश सूट लाना पड़ता है। फ्रेश सूट लाएंगे आप और इस डिग्री के जो ग्राउंड्स हैं उसकी बुनियाद पर लाएंगे। और उसके बाद एक थर्ड चीज़ इसमें यह आती है कि ये डिग्री जो है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माने जाएगी, बल्कि वो एक एविडेंस के तौर पर माने जाएगी। जैसे एक नॉर्मल एविडेंसेस होते हैं जो हम कोर्ट्स में और जो प्रोसीडिंग्स के दौरान जो पेश करते हैं, उसी के तौर पर ये कॉपी ऑफ द एविडेंस माना जाएगा। उसके अलावा इसकी और कोई वैलिडिटी नहीं होगी। तो ये दूसरा प्रोसीजर हो गया। एंड द लास्ट टॉपिक इज इन दिस रेफरेंस, दैट इज द सेक्शन 14 प्रेजम्पशन एज टू द फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट के बारे में दो ही प्रेजम्पशन जो जनरली पाए जाते हैं वो ये हैं, जो कि अंडर सेक्शन गिवन अंडर सेक्शन 14 कि आप सबसे पहले ये समझोगे जब भी कोई कोर्ट जजमेंट देती है तो ये समझ के चलोगे कि वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, एक वैलिड कोर्ट ने
उसको पास किया है। इसमें किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, किसी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। वो हर तरह से एक वैलिड है और सेक्शन 13 के ग्राउंड्स पर अगर वो आती है तो वो उन्हीं को समझा जाएगा कि भाई ये सारे ग्राउंड्स उसमें फुलफिल किए जाते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रेरी नज़र आ जाती है तब जाकर ये आपका जो प्रेजम्पशन है ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन जनरल प्रेजम्पशन आपका ये होगा। और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि ये लेसन कैसा लगा, और हमें सजेस्ट कीजिए कि इस तरह के लेसन को और अच्छे से इम्प्रूव आपके लिए कैसे कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और हमारे लिए बेनिफिशियल। थैंक यू वेरी मच।